हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स। फर्स्ट इज H1B वीजा डिबेट, second is green technologies, and third is famine in Gaza. So we are going to talk about all these three topics in detail. So पहला टॉपिक जो होगा H1B वीजा डिबेट, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। H1B वीजा यूएस का वीजा पॉलिसी है, उस पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इज ऑल अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ग्रीन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं और उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एनर्जी टॉपिक में डायरेक्टली आप इसको पढ़ते हो। थर्ड इज फेमाइन इन गाजा। गाजा का नाम आप सुन रहे होगे, लास्ट 2 साल से तो काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होगे। वहाँ पे फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है। आईआर के लिहाजे से, प्रीलिम्स के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। जो पहले हमने क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे और नया प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। वट एवर न्यू वर्ड्स वट एवर न्यू कीवर्ड्स यू आर लर्निंग, जो भी आपके वोकैबलरी में इजाफा होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि क्या नए वर्ड्स आज आपने सीखे। फर्स्ट इज H1B वीजा डिबेट। व्हाट इज H1B वीजा डिबेट इन यूएस में ये वीजा डिबेट चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, यूएस में, क्योंकि H1B वीजा यूएस का ही वीजा है। तो यूएस का वीजा है, वीजा पॉलिसी है, तो इसलिए ये डिबेट चल रहा है और ये काफी पहले से चल रहा है। 2016-17 से H1B वीजा का इशू देखने में सामने आ रहा है। द आर्टिकल डिस्कसेस द ग्रोइंग कंट्रोवर्सी अराउंड द H1B वीजा प्रोग्राम विथ क्रिटिक्स इन द यूएस एलिजिंग इट डिस्प्लेसेस डोमेस्टिक वर्कर। अब H1B वीजा किसको मिलता है? बाहर की कंट्री वाले लोगों को मिलता है। वो अगर यूएस में आएंगे तो डोमेस्टिक वर्कर रिप्लेस होते हैं, है ना, उनका वेज जो है कट किया जाता है। ठीक है, तो ये H1B वीजा को लेके यहाँ पे इशू चल रहा है। बट इंडस्ट्री के जो लीडर हैं, इलोन मस्क वगैरह, ये इसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि नहीं, जो टैलेंट यूएस में कम पड़ जाता है, H1B वीजा अलग अलग कंट्री से टैलेंट को लेके आता है। तो रिसेंटली जो हार्वर्ड लुटनिक है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है ना, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स मतलब वहां मिनिस्टर समझ सकते हो, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, लेबल्ड द H1B वीजा प्रोग्राम एज ए स्कैम। H1B वीजा प्रोग्राम को ही उन्होंने पूरा स्कैम बता दिया। अब H1B वीजा मतलब यूएस जो बाकी कंट्री वालों को वीजा देता है वहां आके काम करने के लिए, बाकी सिटीजन्स को, दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को वीजा देता है यूएस में जाके वर्क करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? H1B वीजा। अब 2013 से आप देख सकते हो, 13 में H1B वीजा 1,53,000 से ज़्यादा इशू किया गया। ऑलमोस्ट हर साल ये रेशियो बढ़ रहा है। बीच में कोविड के टाइम पे कम भी हो गया था, कोविड के बाद भी कम हो गया था, वापस 2,20,000 के आसपास H1B वीजा इशू किया गया है। ट्रम्प के बाद थोड़ा कम हो गया है। इनका आर्गुमेंट क्या है? दिस प्रोग्राम अलाउज फॉरेन वर्कर्स टू टेक अवे जॉब्स दैट शुड बी ऑफर्ड टू अमेरिकन सिटीजन। जो जॉब अमेरिकन सिटीजन को जाना चाहिए था वो जॉब जो है फॉरेन वर्कर ले जा रहे हैं। लेकिन इलोन मस्क, विवेक रामास्वामी, ये लोग क्या कहते हैं? H1B वीजा बहुत एसेंशियल है फॉर ब्रिंगिंग ग्लोबल टैलेंट टू द यूएस। ग्लोबल टैलेंट को यूएस लाने के लिए H1B वीजा इज वेरी वेरी एसेंशियल। व्हाट इज द H1B वीजा प्रोग्राम? H1B वीजा इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा। नॉन इमिग्रेंट वीजा है विच अलाउज यूएस बेस्ड कंपनीज टू हायर एंड एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स, जिससे कि यूएस बेस्ड जो कंपनीज हैं वो हायर करेंगी, एम्प्लॉय करेंगी फॉरेन वर्कर्स को। किस जॉब के लिए? स्टेम के जॉब के लिए। स्टेम के जॉब के लिए हायर करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आईटी के जॉब्स के लिए हायर करेंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि यूएस के एम्प्लॉयर्स मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, जिनके पास स्किल का शॉर्टेज हो जाता है, क्वालिफाइड वर्कर्स को लेके आ सकते हैं अलग अलग कंट्रीज से। H1B वीजा का मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर हो सकता है। अगर 6 ईयर से किसको रहना है तो पहले 6 ईयर के बाद उसको यूएस छोड़ना पड़ेगा कम से कम 12 मंथ के लिए, तब वो दोबारा एलिजिबल हो पाएगा H1B वीजा के लिए। या 6 ईयर्स के बाद या उसको ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, परमानेंट रेजिडेंस लेना पड़ेगा, तो वो फिर यूएस में आ सकता है। मतलब एक बार आपको H1B वीजा मिलेगा, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 ईयर तक के लिए मिलेगा, 6 से ज्यादा ईयर तक के लिए नहीं मिलेगा। नॉन इमिग्रेंट वीजा अलाउज टेम्पोररी एंट्री टू द यूएस। नॉन इमिग्रेंट वीजा है वो टेम्पोररी एंट्री अलाउ करेगा यूएस के लिए फॉर पर्पस लाइक टूरिज्म, बिजनेस, वर्क, स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट। टूरिज्म, बिजनेस, वर्क, स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये क्या इशू करेगा? नॉन इमिग्रेंट वीजा इशू करेगा। अब हम बात करेंगे ग्रीन कार्ड की।
ग्रीन कार्ड इज ऑफिशियली नोन एज परमानेंट रेसिडेंट कार्ड। ग्रीन कार्ड को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट रेसिडेंट कार्ड बोलते हैं। परमानेंट रेसिडेंट कार्ड इट इज इशूड टू इमिग्रेंट्स, अलाउज देम टू लिव एंड वर्क इन द यूएस ऑन अ परमानेंट बेसिस, जिसकी वजह से आप यूएस में रहोगे, लीव करोगे, रहोगे कौन से बेसिस पे? परमानेंट बेसिस पे। A green card holder can apply for US citizen after 5 years of permanent residency. ग्रीन कार्ड होल्डर यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। 5 साल परमानेंट रहने के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो या तो आप घूमने फिरने गए हो नॉन इमिग्रेंट बेसिस पे, या तो आपने H1B वीजा लिया है, स्टेम में आईटी में जाके काम करोगे, या तो आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए यूएस में रहने के लिए। तो हाउ मेनी H1B वीजा आर बीइंग अप्रूव्ड एंड फॉर हुम में देखो ये रहा चाइना। चाइना का जो रूल है रेड वाला, ये इंडिया है ब्लू वाला। ये टोटल अप्रूव्ड H1B पिटिशंस है। टोटल अप्रूव्ड अगर ये ग्रीन वाला है तो इंडिया का रोल जो है इसमें काफी ज्यादा दिखाई देगा। 3 लाख अगर 86,000 टोटल अप्रूव्ड हो रहे हैं, 2,79,000 इंडिया वाले ही हैं, 45,000 चाइना वाले। चाइना का परसेंटेज कम है, इंडिया का परसेंटेज ऑलमोस्ट 2003 में इट वाज 36%, बट अभी जो है इंडिया का परसेंट 72% सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। हाउ द H1B वीजा वर्क्स, कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम 6 years, ये सब तो हमने बात कर ही लिया पीछे। करंट डिबेट क्या है? क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट अमेरिकन कंपनीज मिसयूज द H1B वीजा प्रोग्राम टू हायर फॉरेन वर्कर्स एट लोअर वेजेस। H1B वीजा प्रोग्राम को हायर करता है फॉरेन वर्कर्स के लिए, किसके लिए? लोअर वेज के लिए, लोअर कम वेज के लिए। Around 70% of Indian H1B approvals in financial year 2023 were for jobs with salaries below median salary. मीडियन सैलरी के बिलो 70% H1B वीजा इशू किया गया था। यूएस में जो मीडियन सैलरी आएगी 70% जॉब उसके बिलो ऑफर किया जा रहा है। द मीडियन सैलरी फॉर आईटी प्रोफेशनल इन द यूएस जो है वो कितना है? $1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख, उस पे से कम 70% जॉब दिए जा रहे हैं। ओनली अबाउट 5% ऑफ इंडियन वर्कर्स अर्नड मोर देन $1,50,000 एनुअली अंडर H1B वीजा। अगर आप यूएस में $1 लाख कमा रहे हो, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आप इंडिया में वहां पे यूएस में $80 लाख रुपीस के आसपास आपका पैकेज है। डिफेंस ऑफ द H1B वीजा प्रोग्राम, द इंडस्ट्री लीडर स्ट्रांगली डिफेंडेड द प्रोग्राम, आर्ग्यूइंग दैट इट इज एसेंशियल टू फिल द स्किल गैप इन द यूएस वर्कफोर्स। यूएस वर्कफोर्स में स्किल गैप को फुलफिल करेगा। वेजेस आर सेट बाय मार्केट फोर्सेस, नॉट आर्टिफिशियली सप्रेस्ड। ग्लोबल कंपटीशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टैलेंट इज एक्सट्रीमली इंटेंसिव। तो ये कंपटीशन जो है स्टेम सेक्टर में जो बढ़ रहा है वो एक्सट्रीमली क्या है? इंटेंस है। ट्रम्प प्रपोजल ओवरहॉल फॉर द H1B सिस्टम, सैलरी बेस्ड सिलेक्शन रूल, वर्कर्स एट हायर वेज लेवल्स वुड बी गिवन प्रेफरेंस। अब ट्रम्प का प्रपोजल क्या है H1B वीजा सिस्टम के ओवरहॉल के लिए? ओवरहॉल मतलब काया पलट होता है, काया पलट, चेंज के लिए। चाहे चेंज मतलब उसको बोलोगे पूरा ओवरहॉल करने के लिए, है ना, काया पलट करने के लिए। क्या ट्रम्प का प्रपोजल है? सैलरी बेस्ड सिलेक्शन रूल, वर्कर्स एट हायर वेज लेवल वुड बी गिवन प्रेफरेंस। हायर वेज लेवल पे जो वर्कर होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वर्कर्स एट एंट्री लेवल वेजेस, फ्रेश ग्रेजुएट वुड बी एट डिसएडवांटेज। जो भी वर्कर एंट्री वेज लेवल पे होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए डिसएडवांटेज होगा क्योंकि H1B वीजा उनको मिलेगा नहीं। H1B वीजा किसको मिलेगा? जिनका वेज लेवल क्या है? हायर है। दिस रिफ्लेक्ट ट्रम्प्स ब्रॉडर आइडिया ऑफ एडमिटिंग ओनली हाई वैल्यू वर्कर्स। तो ट्रम्प चाहते हैं कि ओनली हाई वैल्यू वर्कर्स ही यूएस में आए, लो वेज इमिग्रेशन वहां पे क्या हो? एक तरह से डिस्करेज हो। गोल्डन कार्ड प्रोजेक्ट, पैरेलल प्रोपोजल नोन एज गोल्डन कार्ड। ठीक है, तो अब गोल्डन कार्ड प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं समझते हैं, जस्ट इन अ मिनट। पैरेलल प्रपोजल नोन एज द गोल्डन कार्ड एम्ड एट वेल्दी इन्वेस्टर। ये गोल्डन कार्ड किसके लिए होगा? वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए होगा जो बहुत ज्यादा पैसा दे पाएंगे। ऑफर्ड परमानेंट रेजिडेंसी एंड पोटेंशियल सिटीजनशिप, जिनको परमानेंट रेजिडेंसी भी दिया जाएगा और पोटेंशियल सिटीजनशिप भी दिया जाएगा। अगर वो $1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, 1 मिलियन बहुत ज्यादा होता है ये पैसा, इंडियन रुपीज में बोलो तो मोर देन 8 करोड़ रुपए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इतना डॉलर इन रूरल और इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड एरिया में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ब्रेन ड्रेन, इंडिया का ब्रेन ड्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रिवर्स ब्रेन ड्रेन। अगर H1B पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वहां से लोग इंडिया में आएंगे, उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन, है ना। एंड लॉन्ग ग्रीन कार्ड बैकलॉग्स में पुश हाईली स्किल्ड इंडियंस टू रिटर्न होम।
और ग्रीन कार्ड का बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हाईली स्किल्ड इंडियंस जो हैं होम आएंगे। इंडिया कुड बेनिफिट इफ रिटर्निंग प्रोफेशनल ब्रिंग एक्सपीरियंस, कैपिटल एंड नेटवर्क फ्रॉम अब्रॉड, स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक इकोसिस्टम। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन भी हो सकता है, लोग यूएस के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके भी जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के जो एस्पिरेंट हैं, फीवर इंडियन स्टूडेंट में परस्यू यूएस एजुकेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी मास्टर्स करने के लिए यूएस जाते हैं, वो हो सकता है कम हो जाएंगे। This could encourage students to pursue education in India itself or in other regions like Europe or East Asia. Impact on India's diaspora engagement. इंडिया के diaspora engagement पे क्या impact है? Long term residency challenge. Backlogs in permanent residency. Permanent residency में क्या है? Backlog है. Create uncertainty for Indian families. जो इंडियन फैमिलीज के लिए क्या क्रिएट करती है? अनसर्टेनिटी. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो गया है. साइज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका में स्टैग्नेंट. अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा का जो साइज है वो स्टैग्नेंट हो सकता है, वो और ज्यादा बढ़ेगा नहीं. रेमिटेंस फ्लो. यूएस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेमिटेंस. रेमिटेंस मतलब इंडियन लोग जो इंडिया पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं, किसी और कंट्री में रहते हुए. जो 27.7% सिर्फ यूएस से आता था वो स्टैग्नेंट हो सकता है, कम हो सकता है. आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन. नेगेटिव नैरेटिव अराउंड H1B वीजा होल्डर. H1B वीजा होल्डर्स को जॉब स्टीलर बोला जाता है. मे फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन. इंडियंस के लिए यूएस में डिस्क्रिमिनेशन भी फ्यूल हो सकता है. H1B वीजा प्रोग्राम लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटीज. फॉर इंडिया विच प्रोवाइडेड द मेजोरिटी ऑफ H1B वीजा प्रोफेशनल, एनी रिफॉर्म डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इट्स स्किल्ड डायस्पोरा एंड बायलैटरल टाइज विद द यूएस. कोई भी रिफॉर्म होगा तो इंडिया का स्किल्ड डायस्पोरा इफेक्ट होगा, यूएस के साथ बायलैटरल टाइज इफेक्ट होगा. गोइंग फॉरवर्ड द चैलेंज विल बी टू बैलेंस प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन वर्कर विद द नीड ऑफ ग्लोबल टैलेंट. अमेरिकन वर्कर को भी प्रोटेक्ट करना होगा, ग्लोबल टैलेंट को भी अमेरिका में लेके आना होगा, है ना, जिससे कि अमेरिका का इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस अंडरमाइन नहीं हो. खैर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं. सेकंड टॉपिक, व्हाई द वर्ल्ड नीड्स बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजी. ग्रीन टेक्नोलॉजी बेटर क्यों चाहिए? देखो ये सोलर पैनल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे. सोलर पैनल या सोलर एनर्जी इज अ गुड ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, बट सोलर एनर्जी की भी अपनी लिमिटेशन है. सोलर एनर्जी की भी अपनी लिमिटेशंस है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. एनर्जी डिमांड राइज करती जा रही है, क्लाइमेट कंसर्न्स ऑब्वियसली है. Experts are calling for a shift toward more efficient and scalable green technology. Efficient, scalable मतलब जिसको बड़े स्केल पे किया जा सके उसको scalable बोलते हैं. Beyond conventional silicon photovoltaics and green hydrogen. तो ग्रीन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाती है और सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स की बात की जाती है. ये जो आप सोलर पैनल देखते हो ये क्या है? सिलिकॉन फोटोवोल्टिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट चलता है. The world is racing to meet its climate commitment amid the growing urgency of energy self-sufficiency, carbon emission reduction, and geopolitical uncertainty. While green technology like silicon photovoltaics and green hydrogen have catalyzed the global energy transition, they are no longer sufficient in the current form. ये current form में क्या है? Sufficient नहीं है. The future demand not just more renewable deployment but smarter, more efficient, diverse and scalable green technology. फ्यूचर क्या डिमांड करता है? सिर्फ मोर रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट डिमांड नहीं करता, बट मोर एफिशिएंट, डाइवर्स एंड स्केलेबल ग्रीन टेक्नोलॉजी डिमांड करता है. दैट बेटर सर्व अ रिसोर्स कंस्ट्रेंड वर्ल्ड. जो एक रिसोर्स कंस्ट्रेंड वर्ल्ड को बेटर सर्व करते हैं, बेटर पर्पस फॉलो करते हैं. सोलर फोटोवोल्टाइक refers to the technology that converts sunlight directly into electricity using semiconductor material. सोलर फोटोवोल्टाइक क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करता है सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हुए. सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स आर मोस्टली वाइडली यूज टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक. सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक जो है वो वाइडली यूज टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक माना जाता है. कैसे वर्क करता है? पीवी सेल्स के थ्रू, यूजली मेड ऑफ सिलिकॉन. ये जो देख रहे हो ये क्या है? सिलिकॉन से मेड होता है ना. ये एक तरह से क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है. दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन पीवी पैनल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. पीवी टेक्नोलॉजी, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी. फोटोवोल्टाइक, फोटो मतलब क्या होता है? फोटोन. फोटोन सन से जो रोज रेज आती हैं उसमें क्या होते हैं? फोटोन. फोटोन के वोल्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना. डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी. कोई मूविंग पार्ट नहीं है. क्लीन एनर्जी सोर्स है विथ जीरो एमिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन. यहाँ ऑपरेशन करते समय कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है क्या? कोई एमिशन नहीं हो रहा है. रूफ टॉप पे इसको बहुत इजीली लगा सकते हो. सोलर फार्म,
सोलर फार्म हो सकते हैं, बहुत बहुत सारे वेस्ट लैंड जहाँ पे इनको लगाया जा सकता है। बिल्डिंग्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है, बिल्डिंग्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि बिल्डिंग्स के साइड वॉल्स जो हैं उस पर इसको लगाया जा सकता है। सोलर विंडो, सोलर टाइल्स, सोलर विंडो और सोलर टाइल्स लगाए जा सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ करंट सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स, करंट सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स का क्या लिमिटेशन है? डोमिनेंट है बट इतना इनएफिशिएंट है ना। सनलाइट यहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एफिशिएंट रेंज, एफिशिएंसी रेंज ओनली 15 से 18% ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड, सिर्फ सनलाइट का 15 से 18% ही पार्ट कन्वर्ट हो पाता है। इम्प्लीकेशन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वेस्ट हो जाता है। स्लो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट गोल, ऑब्जर्वेशन डिस्पाइट सोलर ग्रोथ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स रोज फ्रॉम 350 ppm टू 425 ppm। सोलर ग्रोथ के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है 1990 में 350 पार्ट पर मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 0.035% बोल सकते हो उस टाइम पे, और अभी 2024 में 0.0425% हम लोग बोल सकते हैं। तो पार्ट पर मिलियन मतलब मिलियन में कितना पार्ट है, मतलब एक तरह से परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो इतने परसेंट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट स्केलिंग फास्ट इनफ, रिन्यूएबल एनर्जी इतना फास्ट भी स्केल अप नहीं हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस ही कर दे। और ज्यादा इसका लिमिटेशन क्या है? डोमिनेंट येट इनफिशिएंट का क्या है? हाई लैंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि सोलर के लिए आपको लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, सरफेस एरिया का नीड बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट जो होता है उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। तो लैंड अवेलेबिलिटी जो होता है वो फॉरेस्ट के लिए या फार्मलैंड के लिए कम कर देता है। रीवा सोलर पार्क इन मध्य प्रदेश स्पैन ओवर 1500 हेक्टेयर्स impacting land that could be used for farming और फॉरेस्ट, जो लैंड फार्मिंग या फॉरेस्ट के लिए यूज हो सकता था। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं हम। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सोलर को यूज करके जो हाइड्रोजन बनाया जाए, विंड को यूज करके जो हाइड्रोजन बनाया जाए, विंड एनर्जी को यूज करके जो हाइड्रोजन बनाया जाए, वो क्या है? वो ग्रीन हाइड्रोजन है। मतलब H2O को अलग अलग किया जा रहा है, इसमें से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। तो H2O अपने आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी में अगर हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो सोलर एनर्जी ही यूज हो रहा है ना, एनर्जी क्रिएट करने के लिए फर्दर एनर्जी यूज हो रहा है, तो सोलर एनर्जी का लिमिटेशन जो है वो इसमें भी आ जाएगा। ट्रूली ग्रीन ओनली पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी। एन इलेक्ट्रोलाइजर इज अ डिवाइस that uses electrical energy to split water molecule into hydrogen and oxygen, इसको ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ग्रीन क्या है? ग्रीन इन ग्रीन हाइड्रोजन इज रिलेटिव, है ना, हाई एनर्जी कंजम्पशन। इलेक्ट्रोलिसिस कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन हाइड्रोजन डिलीवर्स, इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ही कर जाता है जिससे जितना हाइड्रोजन डिलीवर करता है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। हाइड्रोजन लो डेंसिटी रिक्वायर हाई प्रेशर और क्रायोजेनिक स्टोरेज, प्रेशर हाई चाहिए तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ता है और सेफ्टी का रिस्क है ना, सिलेंडर ब्लास्ट करने का। इन दिल्लीज हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लीकेज एंड कंप्रेशन प्रॉब्लम हैव हैम्पर्ड रोल आउट, दिल्ली में लीकेज और कंप्रेशन का प्रॉब्लम देखा गया। कंपाउंडेड कन्वर्जन, मल्टीपल कन्वर्जन, हाइड्रोजन अमोनिया बैक टू हाइड्रोजन लीड टू सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस। Vizag export project converting hydrogen to green ammonia for transport and reconversion abroad cuts overall efficiency. Vizag, Visakhapatnam में rethinking fuel production and CO2 utilization. Researchers are exploring artificial photosynthesis mimicking plant-based carbon dioxide recycling to produce fuel like green methanol and green ammonia directly from sunlight, water and atmospheric gases. Researchers explore कर रहे हैं artificial photosynthesis, है ना, प्लांट बेस्ड CO2 को रिसाइकल करने के लिए, टू प्रोड्यूस फ्यूल्स जो कि ग्रीन मेथनॉल फ्यूल, ग्रीन अमोनिया फ्यूल को बनाने के लिए। वाइल APS मतलब आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस इज करेंटली कन्फाइंड टू लैब रिसर्च, इट रिप्रेजेंट अ ब्रेक थ्रू पाथवे फॉर ट्रूली सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन। ट्रूली सस्टेनेबल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए एक ब्रेक थ्रू पाथवे है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, है ना, ये रीथिंकिंग फ्यूल प्रोडक्शन। यूरोप इज पुशिंग अहेड विद रिन्यूएबल फ्यूल फॉर नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन, जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है वैसे रिन्यूएबल फ्यूल, विच अवॉइड बायोमास, जिसमें बायोमास यूज नहीं हो, एंड यूज प्योर रिन्यूएबल यूज हो। इंडिया टू मस्ट पिवट टुवर्ड सच फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन, ये इनोवेशन है जो कि इंपोर्टेड एनर्जी पे हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करते हैं। इंपोर्टेड एनर्जी में क्या है? ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है। Importance of artificial photosynthesis in renewable energy. Artificial photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस का फैक्ट्री एक तरह से। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू फ्यूल, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस मिमिक नेचुरल फोटोसिंथेसिस, जिससे कि सनलाइट, वाटर एंड CO2 डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है ग्रीन मिथेनॉल में और हाइड्रोजन में, है ना। सोचो ये डायरेक्टली अगले साल प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि क्लीन एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू एडिशनल एनर्जी मिलेगी। एपीएस हैज द पोटेंशियल to eliminate multiple energy loss steps such as electrolysis, storage and reconversion, thereby enhancing the overall energy efficiency of renewable fuel. Renewable fuel का overall energy efficiency enhance होगा। Way forward क्या है? Investing in next generation renewable tech like RFNBO enhances energy independence. RFNBO can significantly reduce India's reliance on imported fossil fuel. Imported fossil fuel पे reliance क्या होगा? Reduce किया जाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट किया जाएगा जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल वर्ल्ड में। ड्राइव्स एफिशिएंट डीकार्बनाइजेशन, अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड आप ले रहे हो तो डीकार्बनाइजेशन भी होगा, क्लीन फ्यूल का प्रोडक्शन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, एमोनिया, मिथेनॉल का प्रोडक्शन होगा रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो हायर एफिशिएंसी होगा और सेक्टोरल एडेप्टेबिलिटी, अलग अलग सेक्टर जो है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इसको अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे। फ्यूचर प्रूफ्स एनर्जी स्ट्रेटजी अलाइंस इंडिया विद ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन, इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है उसको पूरा करने में हेल्प मिलेगा। थर्ड टॉपिक, यूएन डिक्लेयर्स फेमाइन, गाजा में फेमाइन डिक्लेयर हो गया है, भूख खाने की कमी डिक्लेयर हो गई है, ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ने फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन पैनल का असेसमेंट है। अब गाजा कहाँ है ये सब हम समझेंगे। यूनाइटेड नेशन बैक्ड इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन डिक्लेयर्ड फेमाइन इन गाजा गवर्नेट, जिसमें 5 लाख पीपुल अफेक्ट होंगे। फेमाइन प्रोजेक्टेड टू स्प्रेड टू देर अल बलख एंड खान यूनिस, देर अल बलख, बलाह और खान यूनुस तक सितंबर 2025 तक फेमाइन पहुंच जाएगा, जो 2/3 ऑफ गाजा को कवर करते हैं। ये दोनों सिटीज अगले साल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। काइंडली रिमेंबर बोथ द सिटीज नेम। यूएन एड एजेंसी एंड राइट ग्रुप्स अक्यूज इजराइल ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इजराइल एक तो वॉर कर ही रहा है, साथ साथ में जो एड मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहा है, सिस्टमैटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एड, ऐसा यूनाइटेड नेशन बोल रहा है। इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। इजराइल ने बोला कि फेमाइन का डिक्लेरेशन हमास का प्रोपेगेंडा है। इजराइल किससे लड़ रहा है? गाजा में रूल करने वाले हमास से लड़ रहा है, जिसको इजराइल यूएस टेरर ग्रुप मानते हैं। वाइल कंटिन्यूइंग इट्स मिलिट्री पुश टू सीज गाजा सिटी, और गाजा सिटी को सीज करने के लिए इजराइल पूरा जोर शोर से लगा। देखो ये रहा इजराइल, ये रहा गाजा। गाजा बहुत छोटा सा जगह है जहां पे हमास रूल करता है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हमास में इजराइल में बिल्कुल नहीं बनता। ये रहा वेस्ट बैंक जो मेनली पैलेस्तीन बोला जाता है। ये रहा जेरूसलम जिसपे अभी कब्जा किसका है? इजराइल का है, ठीक है। ये जो एरिया देख रहे हो इस कलर का, ये पूरा इजराइल है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला और ये वाला क्या है? पैलेस्तीन माना जाता है। तो ये वाला पैलेस्तीन थोड़ा पीसफुल तरीके से कंट्रोल होता है, यहाँ पे हमास रूल करता है, ठीक है। हमास में ये सिटीज हैं दर अल बलह और खान यूनुस, ठीक है। दर अल बलह और खान यूनुस ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे राफा, ऑल आईज ऑन राफा, इजिप्ट के थ्रू जो राफा में है ना, जो आपका ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रहा था, वो राफा सिटी है। राफा, खान यूनुस, दर अल बलह, फिर ये गाजा, ये नदर्न गाजा। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये देखो, इजराइल पैलेस्तीन का कन्फ्लिक्ट है गाजा में, ये सदियों पुरानी स्टोरी है। 1800 लेट 1800 से स्टार्ट कर सकते हो, जब जियोनिज्म जो ज्यूस लोग से रिलेटेड रिलीजन है, उसने प्रपोल किया ज्यूस को। ज्यूस लोग माइग्रेट करके पैलेस्तीन आने लगे। पैलेस्तीन उस समय ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, एक मुस्लिम एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। 1917 में ब्रिटेन का बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ, जिसने नेशनल होम डिक्लेयर किया ज्यूस पीपल का पैलेस्तीन में। तो ज्यूस लोग 1800 लेट 1800 से आने लगे, पैलेस्तीन में आके सेटल होने लगे। ब्रिटिश ने मैंडेट किया, ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्तीन विटनेसिंग ग्रोइंग अरब ज्यूस टेंशन वहां बढ़ने लगा। अरब किसको बोलते हैं? पैलेस्तीनियन लोग को ही आप अरब्स बोलते हो। तो अरब और ज्यूलिस के बीच में 1920-47 में टेंशन बढ़ने लगा। यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन का प्रपोज किया, है ना। अरब के लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया। 1948 में इजराइल ने डिक्लेयर किया अपना इंडिपेंडेंस। 1949 में आर्मिस्टाइस अग्रीमेंट का एक्सपेंशन हुआ। इजराइल ने अपनी टेरिटरी यूएन प्रपोजल के बियॉन्ड भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब इस यहाँ से इजराइल पैलेस्तीन
और इसराइल और बाकी जो नेशंस हैं, एक तरह से अरब नेशन, उनके बीच वॉर शुरू हो जाता है। वॉर शुरू रहता है 56, 93, 73, 78, है ना। ये पूरा स्टोरी आपको कभी और मैं समझाऊंगा। ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है 1956 में। ये पूरा लंबा स्टोरी है, ठीक। और होते होते यहाँ पे आप देखते हो अभी हमास और 2023 में 25 में हमास का और सीधे सीधे इसराइल का आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखते हो। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड आफ्टर अक्टूबर 7, 2023 Hamas attack where militant killed and kidnapped Israelis. Israel launched massive retaliation aiming to destroy Hamas military capacity. तो पूरा जो ये स्टोरी है पैलेस्तीन और इसराइल का, ये बहुत लंबा स्टोरी है, कभी और आराम से सिर्फ यही टॉपिक समझेंगे। Ongoing war has displaced over 80% of Gaza's population, caused tens of thousands of deaths and lead to severe famine condition. famine condition बहुत ज्यादा बढ़ गया। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। अब फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड है, 2004 में स्टैब्लिश किया गया। सोमालिया में फूड क्राइसिस को डिक्लेयर किया गया। कोऑर्डिनेशन कौन करता है? फाओ, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है फाओ। सोमालिया में 2011, साउथ सुडान में 2007 और 20, दारफुर और सुडान, दारफुर जो सुडान का प्लेस है 2024, इसमें फेमाइन डिक्लेयर किया जा चुका है पहले। पर्पस क्या है? अर्ली वार्निंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस को सपोर्ट करना। फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली में है। फाओ में 195 मेंबर कंट्रीज आते हैं। आईपीसी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेज डिस्क्रिप्शन। Households are able to meet essential food and non-food needs without engaging in atypical and unsustainable strategies to access food and income. Unsustainable strategy to access food and income. फूड एंड इनकम के लिए जो स्ट्रेटजी है, अगर अनसस्टेनेबल है, इसको फेज 1 बोला जाता है। फेज 2, हाउस होल्ड हैव मिनिमल एडिक्वेट फूड कंजम्पशन बट आर अनेबल टू अफोर्ड सम इसेंशियल नॉन फूड एक्सपेंडिचर विदाउट एंगेजिंग इन स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी। ये फेज 2 हो जाता है। फेज 3 में क्राइसिस शुरू हो जाता है। फेज 4 में इमरजेंसी हो जाता है और फेज 5 में फेमाइन हो जाता है। फेमाइन में जहां लोग स्टारवेशन, डेथ, डेस्टिट्यूशन मतलब पॉवर्टी, ऐसे सिचुएशन से जुड़ने लग जाए, मान न्यूट्रिशन से, तो हम क्या बोलते हैं? फेमाइन। तो फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया है आईपीसी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेज के हिसाब से। हाउस होल्ड हैव लार्जर फूड कंजम्पशन गैप विच आर रिफ्लेक्टेड इन वेरी हाई एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड एक्सेस मोर्टेलिटी। ठीक है, ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। फेमाइन एंड हाउ इट इज डिक्लेयर। फेमाइन के लिए एटलीस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड फेस एक्सट्रीम फूड गैप, 30% चिल्ड्रन अंडर 5 सफर acute malnutrition, wasting, डेथ रेट 2 adult और 4 चिल्ड्रन पर 10,000 पीपल पर डे। पर डे इतने लोग मरने लगे तो फेमाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, फेमाइन का क्लासिफिकेशन, ठीक है, यही सब है, यही सब जो है यहाँ पे देख रहे हो आप। इंटरनेशनल लॉज क्या है? जेनेवा कन्वेंशन एडिशनल प्रोटोकॉल प्रोहिबिट्स स्टारवेशन ऑफ सिविलियन एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर। रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड टारगेटिंग सिविलियन सर्वाइवल कैन क्वालिफाई एज वॉर क्राइम्स। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन इजराइल के लिए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूएन एजेंसी, अरब स्टेट एंड ग्लोबल साउथ। इजराइल के लिए डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकता है। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, अरब स्टेट, ग्लोबल साउथ इजराइल को क्या आइसोलेट कर सकता है? पॉसिबल है। यूएस इजराइल टेंशन, अमेरिकन सपोर्ट कंटिन्यूज बट डोमेस्टिक यूएस अपोजिशन इज माउंटिंग। यूएस में भी कुछ सेक्शन जो है इजराइल का अपोज कर रहा है। रेपुटेशन कॉस्ट, बीइंग अक्यूज्ड ऑफ स्टारवेशन वॉरफेयर अंडरमाइंस इजराइल क्लेम टू मोरल लेजिटिमेसी। एक तरह से ये स्टारवेशन वॉरफेयर की तरह देखा जा रहा है कि इजराइल वहां के लोगों को स्टार्व करके वॉरफेयर पे, मतलब वॉरफेयर का स्टारवेशन वाला तरीका। हमास और पैलेस्टीनियन के लिए क्या है? विक्टिम नैरेटिव, है ना। बेनिफिट्स डिप्लोमेटिकली एज ग्लोबल सिंपैथी उनको मिलता है सफरिंग के वजह से। कॉल टू ग्लोबल कम्युनिटी फॉर रिफॉर्म्स इन ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरी मैकेनिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। द कंक्लूजन, यूएन फेमाइन डिक्लेरेशन इन गाजा इज मोर देन ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इट इज अ जियोपॉलिटिकल एंड लीगल वाटरशेड. It forces the global community to confront uncomfortable question, war crimes की accountability कौन लेगा? Limitation of international law and selective morality global governance में. Now the question, India's gender inequality in the workforce has become a strategic economic liability. इसके ऊपर आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है।
है ना, और सीधे सीधे आप इसको आंसर कर सकते हो। ये रहा पहला क्वेश्चन और इसका मॉडल आंसर। यहाँ आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का डेफिनेशन भी लिख सकते हो अगर आपको ये डेटा नहीं याद आ रहा है, और डेटा और डेफिनेशन दोनों भी यहाँ पे लिख सकते हो। साथ साथ आप यहाँ पे चैलेंजेस लिखोगे, वे फॉरवर्ड लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। इंडिया फिजी पार्टनरशिप, इंडिया फिजी के बारे में बेसिक चीजें लिखोगे। बायलेटरल टाइज, इसमें मैप भी आप बनाओगे। यहाँ मॉडल आंसर में मैप इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड मैप आफ्टर द इंट्रोडक्शन इन द बॉडी पार्ट। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन एक है H1B वीजा पॉलिसी से रिलेटेड। तो आई होप टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।